आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वैल्यू सप्लाई में ही थोड़ा सा आगे और भी पढ़ना था। जैसे कि वैल्यू सप्लाई में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो देखिए, वैल्यू सप्लाई टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है काफ़ी हद तक। तो वैल्यू सप्लाई होती क्या है, इसको हम लोगों ने डेफिनेशंस में हम लोगों ने कवर कर लिया था। बुक ओपन कर लूँ मैं, चैप्टर ओके, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई और सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई है। इसके बाद था। तो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ सप्लाई की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग क्या नहीं होने चाहिए, नॉट रिलेटेड है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है, लेकिन हाँ बस ये ध्यान रखना है कि रेसिपिएंट और सप्लायर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस क्या होना चाहिए, फुल कंसिडरेशन पे होना चाहिए। फिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें हम लेस करते हैं, डिस्काउंट जैसे कि लेस होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर इसको यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बिटवीन द डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन। अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर कोई अगर सप्लाई होती है तो उस केस में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तो जाहिर सी बात है, ट्रांजेक्शन वैल्यू को तो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों रिलेटेड हो गए। तो ऐसे में क्या होता है, ओपन मार्केट वैल्यू, उस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए, भले आप लोग ट्रांजेक्शन किसी भी प्राइस पे कर रहे हो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो देखा जाएगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी का सामान कितने में बिक रहा है, उसी को प्राइस मान लिया जाएगा, उस वैल्यू पे गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए। और अगर ये दोनों में भी क्लियर नहीं होता है तो ऐसे में रूल 31 हम लोग फॉलो करेंगे। यही वही होता है कि रूल 30 एंड 31 की 110% आप मान लो कि चलो प्रोडक्ट की वैल्यू। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड एंड रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। यानी कि अगर सपोज करो कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स है मेड रिसीव थ्रू एजेंट, अगर एजेंट, मैंने ही बोला था कि खुद से स्टडी कर लेना इसमें क्योंकि एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कर ले ही लिया था। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। अगर कोई अगर कॉस्ट पे दिखा रहा है तो उसमें कहा था कि अगर कॉस्ट पे दिखा रहा है तो 110%। अगर कोई अगर कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको अगर बेच रही है और अगर उसका प्राइस नहीं क्लियर कर रही है या किसी तरह से भी दिक्कत है, तो सिंपल सी चीज़ होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का 110% उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी और उसी पर उसको जीएसटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका रेजिडुअल मेथड। रेजिडुअल मेथड क्या होता है? रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो यही रूल्स दे रखे हैं 27 के बारे में। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम लोग को आगे पढ़ना था क्या चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। सर्टेन सप्लाईज में हमने क्या क्या कवर किया था कल? सर्टेन सप्लाई में हम लोगों ने कवर किया था परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर कोई अगर फॉरेन करेंसी परचेज सेल्स कर रहा है तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा भी था कि नॉर्मली क्या होता है, जो भी करेंसी एक्सचेंज होता है, करेंसी एक्सचेंज में क्या चीज़ देखा जाता है। अगर कोई करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस कर रहा है तो ये देखा जाता है बाइंग और सेलिंग रेट। अगर डॉलर का परचेज रेट है 79 और हम उसको बेच रहे हैं 80 में, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी 1 रुपये। फिर मैंने आपको बताया कि मान लो कोई अगर हमसे डॉलर अगर खरीदना चाहता है, कितना डॉलर खरीद रहा है, वो हमसे 1 लाख डॉलर ले रहा है। तो हमने तो डॉलर कितने में खरीदा, 79 में, यानी कि 79 लाख में, और उसको बेच दिया 89 लाख में। तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई 1 लाख रुपीज़। और मेरे को इस 1 लाख के ऊपर जीएसटी देनी है, ना कि जो मैंने सेल किया, मैंने 80 लाख में सेल किया तो 80 लाख मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। जो बाइंग और सेलिंग रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। फिर ये था कि अगर सपोज करो कोई कोई करेंसी इंडियन करेंसी में चेंज ही नहीं हो रही है,
फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में चेंज हो जा रही है, जैसे डॉलर से दिनार में चेंज हो जा रही है, तो क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि किसी भी एक करेंसी को, चाहे डॉलर को चाहे दिनार को, उसको पहले इंडियन करेंसी में लेके आओ, आईएनआर में लेके आओ, आईएनआर में उसको कन्वर्ट करो, चाहे डॉलर को चाहे दिनार को। ठीक है, और फिर उसकी, ठीक है ना, उसका कितना परसेंट ध्यान रहे, उसका 1%, उसका 1%, जैसे डॉलर जितना भी है मैंने कन्वर्ट किया, मान लो 8,000 रुपये का डॉलर मैंने कन्वर्ट किया है, तो 8,000 मैंने उस डॉलर को किसमें किया, पहले आईएनआर में कन्वर्ट किया, और उसके ऊपर 1% मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी मान ली जाएगी, यानी 80 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसके ऊपर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, मान लो 18% जीएसटी है तो 14 रुपये 40 पैसे। अब एक्सचेंज, जो लोग बड़े बड़े, जो बड़े डीलर होते हैं, यानी कि जो बेसिकली स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज का काम ही कर रहे हैं, और तुम या फिर कर लो, तुम अभी नए नए हो, अब तुम फॉरेन एक्सचेंज का काम देखना चाहते हो, तो आपके लिए एक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहो तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो, और उसके तहत आप अपना टैक्स, अपना सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करो। अगर आप 1 लाख रुपए तक की करेंसी एक्सचेंज करते हो तो आपको 1% आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन अगर आपकी 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख रुपए तक, अप टू 10 लाख तक अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करते हो, तो ऐसे में क्या होगा, 1000 प्लस 0.5% आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर सपोज करो क्या है, अगर 10 लाख से ऊपर का अगर फॉरेन एक्सचेंज तुम कर लेते हो, तो 5,500 प्लस 0.1% आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, 1 से लेकर के 0.1, यानी 1 रुपए से लेकर के 10 पैसे तक वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, लेकिन हाँ तब जब आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, या तो इस ऑप्शन को यूज़ करो, या तो तुम ये जो पीछे जो तुम पढ़े हो 1% वाला कानून, उसी के हिसाब से तुम पढ़ो, बाइंग सेलिंग का डिफरेंस देखो, या तो, और अगर फॉरेन से फॉरेन है तो जितना भी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है उसका 1% को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। ठीक है, तो या तो पिछले ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों को यूज़ करो नॉर्मल, और अगर तुम्हें वो ज़्यादा उस पर लगता है कि तुम्हें ज़्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जा रही है, तो तुम ये वाला ऑप्शन ले लो। हाँ, लेकिन एक बार अगर इस ऑप्शन को ऑप्ट किए, तो तुमको पूरे साल भर इस ऑप्शन में ही चलना पड़ेगा, अगले साल से फिर चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो ये जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। फिर हमने बोला था बहुत से लोग एयर टिकट बुकिंग करते हैं, तो जो लोग एयर टिकट बुकिंग करते हैं उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट की जाएगी। अगर डोमेस्टिक बुकिंग है, डोमेस्टिक फ़्लाइट की बुकिंग अगर हो रही है, तो जो भी बेसिक फेयर होता है उसका 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो बेसिक फेयर कितना है, मान लो कोई किसी डिस्टेंस का बेसिक फेयर, डोमेस्टिक फेयर है कितना, 50,000 रुपये। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, इसका कितना, 5% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो जीएसटी किस पे लगेगी। मैं अगर मान लो एयर ट्रेवल एजेंट हूँ, मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, 50,000 का टिकट मैंने आपको दिया है, तो उसकी वैल्यू सप्लाई क्या मानी जाएगी, 5%। ठीक है ना, 2,500 रुपये इस पे जीएसटी लगेगी, न कि 50,000 पे जीएसटी लगेगी। उसी तरह से इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर, 1 लाख की मान लो इंटरनेशनल फेयर है, उसके ऊपर 10% निकाल लो, ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पे जीएसटी लगेगी 1,800 रुपये, मतलब 18%। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इंश्योरेंस की बात करते हैं, अब इंश्योरेंस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है। इंश्योरेंस में देखा जाता है प्रीमियम, आप प्रीमियम क्या दे रहे हो, फिर इसमें देखना होगा कि जो प्रीमियम दे रहे हो उसमें, मान लो आप ही इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, आप लोग इंश्योरेंस कराते हो, आप लोग मेरे को जो इंश्योरेंस का पैसा देते हो, उसमें 80% ही आपका इन्वेस्ट होता है, बाकी 20% तो खर्चे उर्चे में निकल जाता है। दैट मीन्स हमें एजेंट को कमीशन देना होता है, और ये सब खर्चे, तो जितना भी आपके पार्ट में जा रहा है इन्वेस्टमेंट होने, उसे हटा लो, जो बचा 2,000 बचा ना, जैसे कि आपने जो 10,000 रुपये दिया, उसमें 20% तो खर्चे उर्चे के लिए निकल गया, बाकी 80% ही आपके आपके जो अमाउंट है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, उससे जो रिटर्न मिलेगा वो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 2,000 रुपये जो एक चार्जेज है समथिंग ले रही है कंपनी, ये क्या हुआ, ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी किस पे देना है, इस 2,000 पे। जो पॉलिसी होल्डर के लिए पैसा हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जो भी वो प्रीमियम दिया उसमें से जितना हिस्सा उसका इन्वेस्ट हो जा रहा है उसको हटा दो, जो बचा वही
क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ये इस तरह की चीज़ें किस में मेंशन है, एग्रीमेंट में मेंशन है तो, यानी पॉलिसी में मेंशन है तो ये नियम लगेगा। और अगर पॉलिसी में मेंशन इस तरह का नहीं है तो सिंपल सा मान लो, अरे सॉरी, ये क्या है, ये था वन टाइम प्रीमियम। बहुत से ऐसे पॉलिसी होते हैं जहाँ पे वन टाइम प्रीमियम का भी पॉइंट चलता है कि एक ही बार तुम्हें क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर वन टाइम प्रीमियम है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, जो भी तुम प्रीमियम दे रहे हो उसका 10% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी 1 लाख अगर प्रीमियम अगर वन टाइम तुमने जमा किया है तो उसका 10,000 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस जीएसटी किस पे लगेगी, 1 लाख पे नहीं लगेगी, जीएसटी किस पे लगेगी, 10,000 पे। ओके। फिर अगर ऊपर की केस नहीं है, अदर प्रीमियम्स, ठीक है ना, जैसे जो इंस्टॉलमेंट चलते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर चूँकि कमीशन वमीशन ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम जो हम लोग जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने फर्स्ट ईयर मैंने जमा किया, चाहे इंस्टॉलमेंट में जमा किया, जैसे भी जमा किया, इसका 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है, ठीक है। और जीएसटी इस पे लगेगा। और सब्सिक्वेंट ईयर में जो वही प्रीमियम फिर जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कितना, 12.5% को क्या मानना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पे जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कितना लगता है सबको पता है, सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज जल्दी से हमने रिकैप कर लिया। ओके, नेक्स्ट, ये लाइफ इंश्योरेंस हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग एंड इन बाइंग एंड सेलिंग द सेकेंड हैंड गुड्स। अब ये सेकेंड हैंड गुड्स क्या होता है, जैसे कि यूज्ड गुड्स सच एज और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंजेस। चलो इतना फालतू में थ्योरी ना पढ़ा जाए, मैं सिंपली तुम्हें बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में सुमेर सागर है। सुमेर सागर में वहाँ सेकेंड हैंड बाइक्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो जो सेकेंड हैंड बाइक्स, बहुत सारे ऐसे डीलर होते हैं जो सेकेंड हैंड बाइक्स खरीदते बेचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं, उसमें थोड़ा सा माइनर प्रोसेसिंग करते हैं, थोड़ा चेंजेस करते हैं, थोड़ा और इसको बेहतर बना के और फिर उसको बेच देते हैं। अब सवाल उठता है उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो उनके लिए भी सेम कंसेप्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बाइंग और सेलिंग रेट के बीच का डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिप्रोजेशन। तो मुझे जीएसटी किस पे देना है, इसको समझना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट चेंज इन द नेचर ऑफ गुड्स। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट में माइनर प्रोसेसिंग चेंजेस कर रहे हैं, बट हाँ उसका नेचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने स्कूटी खरीदा और उसे ठेला बना दिया या फिर कुछ अलग अलग सी चीज बना दी, टेम्पो बना दिया, ना ना वो नहीं। वेयर नो इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड। हमको पता है कि जो हम खरीद रहे हैं ना सेकेंड हैंड, हम किसी कंज्यूमर से खरीद रहे हैं, वो मुझे बिल तो बना के देगा नहीं, तो मैं उसका, और वो हमसे टैक्स वसूलेगा है नहीं, गवर्नमेंट को देगा नहीं, तो मैं उसकी आईडी से क्लेम नहीं कर पाऊंगा ऑन द सच प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट पे कोई आईडी से क्लेम नहीं कर सकता ना। जितने भी सेकंड हैंड डीलर है वो सेकंड हैंड तो कंज्यूमर से खरीद रहे हैं, और कंज्यूमर कोई टैक्स वसूलता नहीं, गवर्नमेंट को देता नहीं है, तो आईडीसी उसकी मिलेगी नहीं। किसको नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी जो सेकंड हैंड डीलर है। तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे डीलर्स के लिए। वेयर द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इज निगेटिव, अगर सपोज करो निगेटिव आता है, पता चला मैंने परचेज किया बाइक 25,000 में, लेकिन मेरे को बेचना पड़ गया 20,000 में या कुछ इस तरह का, या मैंने 25,000 में खरीदा था, उस पर प्रोसेस पे मेरा खर्चा हो गया करीबन 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, 30,000 रुपये की बाइक पड़ी, लेकिन मुझे 28,000 में निकालनी पड़ी, तो मेरे को 2,000 का नुकसान हुआ। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता भी है ऐसा। तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, इट शैल बी इग्नोर्ड। कहता है निगेटिव होगा तो इग्नोर कर देना, ये नहीं गवर्नमेंट तुम्हें वापस नहीं देगी। लेकिन हाँ, पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस का अमाउंट कुछ आएगा, उस पर जीएसटी ले लेगी, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेगी। Provided that the purchase value of goods repossessed from the defaulting borrower who is not registered for the purpose of recovery of loan and debt shall be deemed to be purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by 5% point
for every quarter part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession. नहीं समझ में आया, चलिए इसको समझते हैं। पहले इसको समझने से पहले ऊपर वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मैंने कोई अगर बाइक अगर किसी से खरीदी 25,000, मैंने उसको 30,000 में भेजी, मेरे को 5,000 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मेरे को जीएसटी कितने पे देनी है? 5,000 रुपये। ना कि मैं 30,000 में बेच रहा हूँ तो मैं उस पर जीएसटी नहीं दूंगा, मैं जो बाइंग सेलिंग के बीच का जो डिफरेंस है ना, उस पर मैं जीएसटी दूंगा। अब ये जो पॉइंट है ना, ये किसके लिए, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। ये किसके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब इस तरह का केसेस देखने को मिलेगा। अगर किसी ने सपोज करो इंस्टॉलमेंट में बाइक या समथिंग खरीदी है और फिर वो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया, तो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाएगा तो फिर क्या होगा? उसकी बाइक जब्त की जाएगी। जब्त करने के बाद फिर उसको फिर बेचेंगे, तब जाके उससे पैसे वसूली होगी। तो उस केस में क्या होगा? बाइक मान लो थी कितने की, 50,000 की बाइक थी, तुमने लिया, तुम ईएमआई नहीं चुका पाए, बैंक ने या जो भी फाइनेंस कंपनी ने तुमसे वो वापस जब्त कर लिया, है ना। जब्त करने के बाद फिर उसको बेचा, तो बेचने पे उसको 30,000 रुपये या 40,000 रुपये वसूली हुआ। अब बताओ सर उसके लिए क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है, क्योंकि बेच तो वो भी रहा है ना, वैल्यू सप्लाई क्या होगी? तो यहाँ कहा गया है कि तुम क्या देखना, डेट ऑफ परचेज से उसकी 50,000 रुपये की वैल्यू ना, उस पर 5% वैल्यू हर हर क्वार्टर पे कम करते चले जाओ। एवरी क्वार्टर 5% आप कम करते चले जाओ, ठीक है। अब जो वैल्यू बची, सपोज करो और उसका 5 साल का ईएमआई था, 2 साल बाद ही वो देना बंद कर दिया, 2 साल के बाद हमने जब्त कर लिया। यानी 5% के हिसाब से अगर तुम हर क्वार्टर कम करते चले जाओगे, एक तरीके से कह लो 8 क्वार्टर हुए 2 साल में, 40% एक तरीके से, मतलब फ्लैट ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ, 40% उसकी वैल्यू कम करो, ठीक है। और फिर अब देखो बेचा कितने में, 40% अगर सपोज करो 50,000 का कम किए तो वो 30,000 रुपये हुआ। तो 30,000 रुपये की बाइक उसने सपोज करो फाइनेंस कंपनी ने जब्त करके बेचा 40,000 में, तो 10,000 रुपये इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर जीएसटी देनी होगी। और अगर नेगेटिव आता है तो इग्नोर कर दीजिए। मान ली 30,000 की बाइक थी लेकिन बिकी 25,000 में, तो 5,000 रुपये लॉस को तो कुछ नहीं ना वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वो नेगेटिव, वो इसको इग्नोर करने के लिए कहा जाता है। तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सेकेंड हैंड डीलर वाला। कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये कवर करें सेकेंड हैंड जो डीलर्स होते हैं, इन्हें इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? तो इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है क्या? डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट, ठीक है। और उसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी क्या होना चाहिए, बाइंग और सेलिंग रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको तो माना जाएगा। एक मिनट, कुछ तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक मिनट। अच्छा हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, तो सेकेंड हैंड डीलर्स का सबको समझ में आ गया, डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग रेट। पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना, इफ नेगेटिव देन इग्नोर। समझ गए सब लोग? तो सेकेंड हैंड डीलर्स के लिए यही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके अनीशा, थोड़ी देर में अनीशा। यस सर। अब बेसिकली हम लोग बस ये कल तक वाला रिवाइज किए थे, अभी जस्ट अभी एक नया पॉइंट अभी यही पढ़ाया था मैं, कि सेकेंड हैंड डीलर जो होते हैं ना, सुमेर सागर पे जैसे अपने यहाँ है नहीं, सेकेंड हैंड डीलर जो बेचते हैं, तो वो मान लो कोई बाइक मान लो 25,000 में खरीद के 30,000 में बेच रहे हैं, तो 30,000 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी बाइंग और सेलिंग रेट के बीच का डिफरेंस। ओके ठीक है।
यानी कितना हुआ बताओ वैल्यू सप्लाई? 25,000 में खरीद के मैंने मान लो 30,000 में बेची, तो वैल्यू सप्लाई क्या हुआ? 5,000. 5,000. 5,000 पे मेरे को जीएसटी देनी है, ठीक। Okay. Yes, sir. नो नेक्स्ट, व्हाट इज इट? अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? द वैल्यू ऑफ अ टोकन, अ वाउचर और कूपन और स्टैम्प। होता है ना टोकन इशू करने, वाउचर इशू करना, कूपन इशू करना, स्टैम्प इशू करना, अदर देन पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प छोड़ देना, पोस्टेज स्टैम्प इज डिफरेंट थिंग। विच इज रिडीमेबल, जिसको हम रिडीम करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग इसको पढ़े थे वाउचर्स को। विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, उस वाउचर से भी तो सप्लाई हो रही है। सर्विसेज बोथ, सवाल उठता है तो हमने वो समय पढ़ा था कि वाउचर कूपन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, बट हम ये नहीं समझे थे कि उसकी वैल्यू सप्लाई क्या मानी जाएगी उस कूपन की। तो बहुत सिंपल है सर, shall be the equal to the money value of goods और सर्विसेज। अब अगर उस कूपन से तुम्हें अगर 1,000 की सर्विस मिल रही है, 1,000 का गुड्स मिल रहा है, तो 1,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प, ठीक। तो ये तो बहुत आसान पॉइंट है, तो ऑलरेडी सबको क्लियर है ही है। अगर तुम्हें कोई कूपन मिला है, उस कूपन से तुम्हें 2,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है फ्री में, यानी उस कूपन के अगेंस्ट, तो 2,000 रुपये इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ नेक्स्ट and last point of this topic is the value of taxable services provided by such class or service provider as may be notified by the government on the recommendation of the council as referred in the paragraph 2 and schedule 1, paragraph 2 of schedule 1। schedule 1 ये आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और said act between distinct person as referred to the section 25 where input tax rate is availed shall be deemed to be nil, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस है डिस्टिंक्ट पर्सन, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था डिस्टिंक्ट पर्सन है, रिलेटेड पर्सन होता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो ये था ना कि सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, अभी जो पीछे हमने पढ़ा था ओपन मार्केट वैल्यू। लेकिन अगला जो दे रखा है, जो सेक्शन 25 में मेंशन किया गया है, कुछ ऐसी भी सप्लाई जो सेक्शन 25 में मेंशन किया गया है, उस केस में क्या होगा? सप्लाई की वैल्यू क्या होगी? वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल शैल बी डीम्ड टू बी निल, उसको क्या माना जाएगा? निल। अगर कोई भी सप्लाई है जिसपे आपको जीएसटी नहीं देनी है, तो उसके ऊपर खरीदते समय जो आपने आईटीसी अवेल किया है, अगर आपने खरीदते समय आईटीसी अवेल किया, वो क्या हो जाएगा? शैल बी डीम्ड टू बी निल, उसको निल मान लिया जाएगा, ठीक। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग को और कवर करना होगा। अब हम लोग को क्या करना है बेसिकली, आज प्योर एजेंट का कंसेप्ट समझना। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी खत्म हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो प्योर एजेंट है, बस। अब प्योर एजेंट के बाद हम लोग का ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक ओवर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जाहिर सी बात है थोड़ा लंबा चला है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट भी है। कुछ चीज़ें जो हमारे बुक में कवर नहीं, बुक में तो हमारे 2 पेज में ख़त्म कर दिया था, और ये सारे पॉइंट्स तो प्रीमियम इंश्योरेंस, प्रीमियम एयर, ट्रेवल एजेंट, सेकंड हैंड डीलर, इन सब की बात ही नहीं किया था, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विसेज इन द केस ऑफ प्योर एजेंट। नाउ हु इज प्योर एजेंट? प्योर एजेंट होता कौन है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उस पर आपको समझ में आएगा प्योर एजेंट का मतलब क्या है। तो प्योर एजेंट नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है ना। मैं उनकी कंपनी का मान लीजिए मैं अकाउंट्स देखता हूँ, मैं क्या देती, या सॉरी चलो यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं, मान लीजिए अनीशा है। तो अनीशा जो है XYZ कंपनी की क्या है? अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटेंट नहीं है, मतलब ये उनका अकाउंट्स देखती है, मेंटेन करती हैं, अकाउंट मेंटेन करती हैं, ठीक है। अब अनीशा जो कि अकाउंट्स मेंटेन करती हैं किसका? XYZ की। XYZ ने इन्हें इनसे बात किया
और अनीशा ने कहा ठीक है सर आपका भी अकाउंट सब मेंटेन कर देते हैं। और फिर अनीशा ने अपनी फ़ीस चार्ज की कि सर मेरी फ़ीस होगी, सपोज़ करो इन्होंने 1.5 लाख रुपए फ़ीस तय किया, फिर 1.5 लाख पे आपका पूरे साल भर का अकाउंट सब मैं मेंटेन कर दूँगी, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि XYZ कंपनी ने फिर कहा यार ठीक है आप ये मेंटेन कर लेना। फिर अनीशा ने क्या कहा XYZ कंपनी से कि आई नीड अ सॉफ्टवेयर, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है, जिस पे आपका अकाउंट्स मेंटेन, क्योंकि मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो आई नीड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो XYZ कंपनी ने कहा ठीक है आप जो भी सॉफ्टवेयर आपको सही लगता है आप बताइए। तो अनीशा ने कहा ठीक है टैली बेस्ट रहेगा, टैली पे आपका सारा अकाउंट्स में मेंटेन कर दूंगी, तो टैली इज़ गुड, ठीक। तो XYZ कंपनी ने कहा ठीक है आप क्या करिए, आप टैली सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए और उसको जो आप फीस है फीस में आप जोड़ लीजिएगा, बिल में जोड़ लीजिएगा। तो टैली की प्राइस कितनी है, टैली की प्राइस सपोज करो 18,000, तो 18,000 में इन्होंने सिंगल यूज़र वाला ले लिया, ठीक है ना, सिल्वर 18,000 रुपये इसका भी पे किया, 15,000 फीस तो थी, ठीक है। अब इन्होंने जब बिल बनाया, ठीक है ना, अब सपोज साल भर कंप्लीट हो गया, जो भी हुआ, अनीशा ने बिल बनाया, बिल यानी समझ रहे हो ना, इनवॉइस, कौन सा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। अब इन्होंने दिखाया फीस है, फीस कितना दिखा रही है 1,50,000, ठीक है। और क्या दिखा रही है सर, इसमें सॉफ्टवेयर का प्राइस दिखा रही है, सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर का प्राइस था वो कितना था 18,000, जो टैली सॉफ्टवेयर खरीदा था। अब यहाँ पे GST लगाएंगे, तो आपको पता है GST किस पे लगने वाली है, बताओ जल्दी, GST किस पे लगने वाली है, कोई भी बताए। 1.5 लाख। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई माना किसको जाएगा, 1.5 लाख माना जाएगा कि 1,80,000 रुपये, सॉरी 18,000 भी जोड़ेंगे उसमें 1,68,000 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, बताओ। सर 18,000 पे माना जाएगा। हाँ हाँ बोलो। सर टैली सॉफ्टवेयर पे केवल माना जाएगा, वो तो वो सैलरी एक तरह से ले रही है ना 1.5 लाख रुपए, बिल में देखो तो उस 18,000 पे रुपये GST तो टैली नहीं सॉफ्टवेयर लगना की जोड़ चाहिए। रही, टैली की सॉफ्टवेयर देखो उसमें जोड़ रही है ना फीस, फीस के साथ साथ टैली सॉफ्टवेयर की वैल्यू भी जोड़ दी उसमें। वैसे आप लोग सही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सिर्फ इसी को वैल्यू सप्लाई माना जाएगा, टैली सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वैल्यू सप्लाई, ये वैल्यू सप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ फीस है। तो GST किस पे लगेगा, अब GST मान लो 18% चार्ज करना है, तो GST सिर्फ और सिर्फ इस 1,50,000 पे 18% चार्ज हो जाएगा। यानी मैं सामने वाले से XYZ कंपनी से अनीशा कितना वसूलेगी, दिस वन एंड दिस, 1,95,000 का बिल बनेगा। सर एक तरह से अनीशा जो फीस ले रही है वो उसकी सैलरी हुई ना, सैलरी तो नहीं, सर उस पे अरे GST भाई कैसे चार्टेड चार्ज अकाउंटेंट करेंगे? समझ लो भैया, जो आपका अकाउंट्स मेंटेन करते हो अपने एम्प्लॉय थोड़ी ना है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल चार्टेड हम्म, अकाउंटेंट को तुम हायर करते हो कि मेरा अकाउंट देखो, मेरा ऑडिट करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, तो अकाउंट सीए करते हैं तो वो उसके लिए फीस लेते हैं, क्या तो लेते सर हैं। उस पे GST चार्ज होता है? क्यों, मैं बिल नहीं बना के दूंगा, सीए लोग बिल नहीं बना के देते हैं ऑडिट की फीस। भाई जितने प्रोफेशनल लोग फीस ही तो चार्ज करते हैं, एक वकील भी तो फीस चार्ज करता है, डॉक्टर भी तो फीस चार्ज करता है कि नहीं है। यस सर। तो इसीलिए मैंने स्टोरी इसीलिए अच्छे से क्लियर किया था, तुम स्टोरी पे ध्यान नहीं दी। सर दिए हैं, मतलब इस पे सोचने पड़ गए कि फीस पे मतलब GST चार्ज होती है या नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये समझ में आया सब लोग को, ये स्टोरी समझ में। यस सर। चलिए अब यस इस सर। स्टोरी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लाता हूँ,
स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अनीशा है चालाक, है ना। उसने क्या किया, XYZ कंपनी से कहा भाई देखो आपका अकाउंट का जो सॉफ्ट ये जो मेंटेनेंस है वो मुझे करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर पे, आई नीड अ सॉफ्टवेयर। तो XYZ कंपनी ने कहा ठीक है सर, आप जो सॉफ्टवेयर आप ले लो और उसको बिल में जोड़ देना। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जोड़ देंगे अब बिल में। तो इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर खरीदा टैली का, टैली कंपनी से, टैली सॉल्यूशन से 18,000। अब यहाँ पे इन्होंने बिलिंग में जोड़ा 20,000 रुपये। कितना जोड़ा, सबको दिख रहा है ना? यस 20,000 20,000 जोड़ा। अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? कोई सप्लाई तो वही रहेगी, फीस ही रहेगी। और कोई? अमितेश तुम बताओ, उनको क्या लग रहा है? सर 1.5 लाख ही होगा वैल्यू सप्लाई। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगी, पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगी। यानी ये 1.5 लाख एज वेल एज 20,000, क्योंकि उसने इसको फर्दर सप्लाई किया, ये माना जाएगा। क्योंकि उसने उसमें क्या किया, एग्जैक्ट प्राइस नहीं चार्ज किया, उसमें उसने अपनी मार्जिन भी जोड़ दिया ना, उसको एडिशनल प्राइस उसमें जोड़ रख के बेच रहा है, मतलब अनीशा कर रही है इस तरीके से। तो अगर उसमें अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा अगर चार्ज किया, कितना रुपया, 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, तब वो एज अ प्योर एजेंट नहीं है। तब अनीशा देखो, इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या था, पिछले एग्जाम्पल में क्या था, अनीशा ने सॉफ्टवेयर खरीदा, किसके लिए, XYZ के लिए, किसके कहने पे, XYZ के कहने पे, और उसने सेम वही प्राइस ऐड किया था जितना का उसे मिला था। तो यहाँ पे अनीशा, अनीशा का जो पॉइंट है किसके लिए, उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, अनीशा एज अ प्योर एजेंट थी कंपनी की। हियर अनीशा मेक दिस डील एज अ प्योर एजेंट। हियर अनीशा मेक दिस डील एज अ प्योर एजेंट। तो अगर प्योर एजेंट की तरह अगर मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदा या कोई भी और इक्विपमेंट्स कुछ भी खरीदा मैंने, ओके, कंपनी के लिए जो भी है, और उसमें मैंने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज किया, तो जाहिर सी बात है उस केस में वो जो भी हमने चीज़ें परचेज की हैं अपनी कंपनी के लिए, वहाँ पे मैं उसका एज अ प्योर एजेंट हूँ, और उसके प्योर एजेंट की वजह से वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होती है। इस चीज़ का सबको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर मैं प्योर एजेंट की तरह अगर अपनी कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैंने, मान लो किसी भी क्लाइंट के लिए मैंने कुछ भी परचेजिंग की है ना, तो उस केस में क्या होगा, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाले केस में देखो क्या हुआ, नीचे वाले केस में इन्होंने क्या कर लिया, इस 2000 को वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल कर दिया। ऐसा क्यों? हियर अनीशा मेक दिस डील नॉट एज अ प्योर एजेंट, यहाँ पे उसने प्योर एजेंट की तरह काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि सर उसमें उसने अपनी प्रॉफिट भी जोड़ ली, या फिर कह लो जो भी काम किया गलत किया। तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये सॉफ्टवेयर की प्राइस भी शामिल हो जाएगी। अब मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको बता दूँ और भी बहुत सारे पॉइंट है। पॉइंट जैसे मैं एक छोटे छोटे पॉइंट, कब आप प्योर एजेंट नहीं रह जाते हो, अगर अनीशा ने XYZ कंपनी से पूछा ही नहीं होता कि कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, और डिस्कस किया ही नहीं, और कंपनी ने परमिशन नहीं देना, और अपने मन से इन्होंने टैली सॉफ्टवेयर खरीद लिया बिना कंपनी से पूछे, तो उस केस में भी ये प्योर एजेंट नहीं रह जाएंगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में उस सॉफ्टवेयर की प्राइस ऐड किया ही जाएगा, भले वो 18,000 ही क्यों ना चार्ज कर रहे हो। तीसरा नंबर पॉइंट, कब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा, अगर इन्होंने XYZ के कहने पे उनसे परमिशन लेकर के ही टैली सॉफ्टवेयर खरीदा है,
और हाँ, इस बात कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कंपनी से ये बात हुई और कंपनी ने उनको परमिशन दिया है? इसका एक रिटन स्टेटमेंट लिया जाता है। रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है बिकॉज कि XYZ कंपनी के कहने पे मैं ये जो टैली का सॉफ्टवेयर मैं परचेज कर रही हूँ, ठीक है। देन एज अ प्योर एजेंट आपने काम किया। मैंने कहा कब वैल्यू ऑफ सप्लाई में उस टैली सॉफ्टवेयर का प्राइस ऐड किया जाता है, अगर 1 रुपया भी उसमें ऐड कर लिया होता, ठीक है ना, तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल कर ली जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने XYZ कंपनी से परमिशन नहीं लिया और बिना उनसे कुछ बात किए उन्होंने अपने मन से ये टैली का सॉफ्टवेयर खरीद लिया। बस उन्होंने क्या किया, XYZ से बोला था भाई एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कंपनी ने कहा ठीक है आप देख लीजिए, और इन्होंने देखा और उन्होंने XYZ से बात भी नहीं की कि ऐसा टैली लेना है कि बिजी लेना है, इन्होंने अपने मन से टैली सॉफ्टवेयर ले लिया, तो भी क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको शामिल कर लिया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट, अगर अनीशा ने सपोज करो इस सॉफ्टवेयर को लिया तो टैली का, लेकिन अब इस पे ना सिर्फ और सिर्फ XYZ कंपनी का मेंटेन नहीं कर रही है, इसके साथ साथ और भी कई कंपनी का काम उस टैली के सॉफ्टवेयर पे कर रही है। यानी कि वो टैली के सॉफ्टवेयर जो कि उसने किसके लिए खरीदा है, XYZ के लिए, और XYZ के कहने पे उस टैली सॉफ्टवेयर पे ये कई डिफरेंट मतलब उस पर और भी लोगों का काम उसमें करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3-4 कंपनी बना के बाकी सबका भी अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू कर दिया, तब भी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल हो जाएगी और ये एज अ प्योर एजेंट नहीं है, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो प्योर एजेंट का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, आपने देखा होगा, तुम्हारे घर में कोई आता है ना, एक